नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 4 दिसंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सॉरी, आज थोड़ा सा एडिटोरियल लेट आ रहा है, लगभग 11 या सवा 11 पे आपको ये एडिटोरियल मिल रहा है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कल एक्चुअली बहुत लेट सोया तो जल्दी उठ नहीं पाया। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, पर्सनल चॉइसेस द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड्योरेंस। यहाँ पे अब पहली बात तो आप देखिए इस आर्टिकल के ऑथर कौन है, तो यह सुहृद पार्थसारथी जी, एडवोकेट है, मद्रास हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। कि रिसेंटली एक केस है, सलामत अंसारी करके एक मुस्लिम मैन है, इन्होंने एक हिंदू लेडी से शादी करी, और जो रीसेंट नियम कानून लेके आए जा रहे हैं ना लव जिहाद को लेके, कि बहुत सी राज्य की सरकारें, ये जो हरियाणा में इंसिडेंट हुआ कि एक पागल लड़के ने एक लड़की को गोली मार दी, ओके, चूंकि वो कन्वर्ट करके उसके साथ शादी नहीं कर रही थी। उसके बाद बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनको मौका मिल गया है चीज़ों को पोलराइज करने का और कुछ लॉज लेके आने का, और उस लॉज के चलते ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये अंसारी जी और इनकी जो वाइफ हैं, जो कि एक हिंदू थी और शादी होने के बाद मुस्लिम बन गई, इनको परेशान किया जा रहा है स्टेट की एजेंसी के द्वारा। तो यहाँ पे सुहृद पार्थसारथी जी पुट्टुस्वामी सुप्रीम कोर्ट को पॉइंट आउट करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर शादी के लिए आप धर्म बदलते हो तो ये एक पर्सनल मैटर है, इसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो जो 2 से 3 इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं और उनमें क्या क्या बताया गया, उसको मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। अगर इस तरीके के कोई सवाल आता है, वैसे तो यूपीएससी में कभी भी इस तरीके के सवाल नहीं आते हैं जहाँ सीधे सीधे धर्म के बेसिस पे सोसाइटी को बांटने की बात करी जा रही हो, बट फिर भी आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देता हूं, तो वो जो जजमेंट्स है हाई कोर्ट के मैं बताऊंगा या सुप्रीम कोर्ट के बताऊंगा, उनको आप जरूर किसी आंसर में कोट कर सकते हो। तो ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है इन फार्मर्स प्रोटेस्ट द कोरिस प्रोक्योरमेंट। यहाँ पे ऑथर ने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो एमएसपी का प्रोक्योरमेंट सिस्टम है और फार्म बिल्स के अगेंस्ट जो है इतना अपोजिशन चल रहा है पूरे देश में तो नहीं बोलना चाहिए, बट पंजाब हरियाणा में स्पेशली बहुत चल रहा है। तो ऐसा क्यों है कि पंजाब और हरियाणा में इस नए 3 फार्म बिल्स के अगेंस्ट इतना बवाल है और बाकी स्टेट्स में उतना ज़्यादा अपोजिशन नहीं है, और क्यों ये एमएसपी प्रोक्योरमेंट सिस्टम केवल फार्मर्स के लिए ही जरूरी नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पे ऑथर ने। ऑथर है इसके CSC शेखर, ये प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर ये ईरान चैलेंज, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है दोस्तों, ये पॉइंट्स मैं कई बार आपके साथ डील कर चुका हूँ, बता चुका हूँ न्यूमरस टाइम्स, तो मैं इनको यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। तीसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइमिंग इट राइट। देखिए, कोविड-19 हमारे देश के बहुत से पॉकेट्स में थोड़ा नीचे जा रहा है फॉर्चुनेटली, और बहुत से पॉकेट्स में ऊपर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरात की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, तो रिसेंटली वहाँ केसेस बहुत देखने को मिले हैं। तो अब बात ये आ रही है कि ये जो सीबीएसई का जो आप कह सकते हो सिलेबस है, सीबीएसई का जो टाइम शेड्यूल है पेपर कंडक्ट करने का, वो कहीं इफेक्ट ना हो जाए। देखिए, पढ़ाई तो ऑलरेडी इफेक्ट हो चुकी है, लेकिन ये फरवरी मार्च के समय पे जो एग्जाम्स होते हैं ये कंडक्ट हो जाएं, ये सीबीएसई चाह रहा है। सीबीएसई बहुत सारे बच्चों को कैटर करता है पूरे देश में, लगभग 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स फॉर सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ सीबीएसई। तो एग्जाम्स कराना जरूरी है। एग्जाम्स को किस प्रकार का कराया जा सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स, स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो स्कूल्स आते हैं, वहां पे एग्जाम्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तमिलनाडु में इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके साथ एग्जाम्स क्लैश करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। 2 या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इस आर्टिकल को भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, ये वाला जो आर्टिकल है, डज इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी नीड रीवर्किंग, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स करके आपके सामने अलग से लेके आऊँ। कल मैंने ये भी बताया था कि एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा सुपर बग्स पे, वो वीडियो आज आपको मिल जाएगी, पीपीटी मैंने बना ली है। नेक्स्ट, ये आर्टिकल देखिए, अब सीधे सीधे हो सकता है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ना हो, बट फिर भी मैं इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। ये आर्टिकल ये बताता है दोस्तों कि कोविड-19 की फाइट में हमारे हेल्थ वर्कर्स ने एक जंग लड़ी है, साथ साथ हमारे जो पुलिस के पर्सनल्स हैं और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ के जो पर्सनल्स हैं, उन्होंने कितनी बड़ी जंग लड़ी है, उन्होंने कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं इस कोविड-19 के पैंडेमिक में लोगों को बचाने के लिए। तो इस आर्टिकल को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और फाइनल आर्टिकल जो आज आया है, कमेंट इज फ्री बट मॉडरेटर्स पे, यहाँ पे कुछ अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको पता है ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ट्विटर जैसे, फेसबुक जैसे, इनफैक्ट यहाँ पे द हिंदू पेपर की भी बात की गई है। होता ये है कि लोगों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कमेंट डालने के ऊपर, थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते कमेंट को ब्लॉक कर सकता है। तो यूट्यूब के सिस्टम्स, ट्विटर के, फेसबुक के सिस्टम्स, अगर गाली है तो डिफॉल्ट बेसिस पे गाली को ब्लॉक कर देंगे वो सिस्टम्स। लेकिन ये जो कमेंट्स हैं, इन कमेंट्स में ये पता कर पाना कि जेन्युइन क्रिटिसिज्म क्या है और इंसेंडियरी या पर्सनल अटैक वाला कमेंट कौन सा है। 2 प्रकार के कमेंट होते हैं,
एक जहां पे आप किसी चीज का जेन्युइन क्रिटिसिज्म कर रहे हो ऑन बेसिस ऑफ लॉजिक, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जहां पे आप गाली देने लगो, इंसेंडियरी रिकॉर्ड्स डालने लगो, प्रोफेनिटी लाने लगो, पर्सनल अटैक करने लगो, तो वो गलत है। तो यहाँ पे मेजर रोल आ जाता है मॉडरेटर्स का, और मॉडरेटर्स के लिए कितना मुश्किल हो जाता है इन कमेंट्स को मॉडरेट करना, चूंकि फेसबुक पे करोड़ों की तादाद में, यूट्यूब पे करोड़ों की तादाद में, द हिंदू वेबसाइट पे भी हजारों लाखों की तादाद में कमेंट आते ही होंगे रोज। तो मॉडरेटर का जॉब यहाँ पे काफी मुश्किल हो जाता है। कमेंट सेक्शन को मॉडरेट करना एक बहुत टफ और एक ट्रिकी जॉब है। तो इसके बारे में बस यहाँ पे बताया जा रहा है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स नहीं दिए हैं, इसलिए अलग से मैंने इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं किया है। तो शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही बातें, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं, उससे हेल्प भी हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। तो पर्सनल चॉइसेस, द कॉन्स्टिट्यूशन इंड्योरेंस, सुहरीत पार्थसारथी जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। सलामत अंसारी केस में एक वर्डिक्ट आया है हाई कोर्ट का। देखिए रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला है, लास्ट मंथ ही ये बोला था, एक शॉर्ट सा ऑर्डर था, दैट रिलीजियस कन्वर्जन्स इवन व्हेन मेड सोनली फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज कॉन्स्टिट्यूटेड अ वैलिड एक्सरसाइज ऑफ अ पर्सन्स लिबर्टीज। यानी कि मान लीजिए शादी के लिए अगर कोई पर्सन अपना धर्म बदलता है और अपनी मर्जी से बदलता है तो वो उसकी राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। यानी कि हाई कोर्ट यहाँ पे ये बोल रहा है कि किसी एक दूसरे पर्सन के साथ रहना एक पर्सन का पर्सनल डिसीजन है। अभी वो दूसरे पर्सन के साथ रहना उसका पर्सनल डिसीजन है, तो उस दूसरे पर्सन के धर्म को अपनाना वो भी उसका पर्सनल डिसीजन हो जाएगा, बशर्ते उसके ऊपर किसी तरीके की जोर जबरदस्ती ना हुई हो। और यही बेस है हमारे सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। लेकिन भाई अभी रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जैसे कि वो हरियाणा में वो जो केस था जहाँ पे उस लड़की को गोली मार दी एक लड़के ने, पागल आशिक घूम रहा था उसका, उसके ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहा था, गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। इसके बाद बहुत सारी राज्य की सरकार जैसे कि उत्तराखंड, यूपी, ये लोग ऑर्डिनेंस लेके आए हैं जिसमें वो लोग नियम कानून लेके आ रहे हैं। लव जिहाद नियम कानून बोला जा रहा है या लव जिहाद ऑर्डिनेंस बोला जा रहा है, बहुत ही ज्यादा मतलब मीडिया में इस लव जिहाद नाम का शब्द बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें यह बोला जा रहा है कि अगर अलग अलग धर्म के लोग शादी कर रहे हैं और शादी में कन्वर्जन हो रहा है धर्म के नाम पे, और यहाँ पे सीधी सीधी बात जो टारगेट है, वैसे तो इनडायरेक्टली बोला जा रहा है बट टारगेट यही बोला जा रहा है कि जब हिंदू लड़कियों से कोई मुस्लिम मैन शादी करता है तो यहाँ पे इस चीज को देखना बहुत जरूरी कि शादी जबरदस्ती तो नहीं हो रही है। अब जब तक ये बात है कि आप ये चेक कर रहे हो कि शादी जबरदस्ती तो नहीं हो रही, तब तक तो सही है। जैसा कि वो अभी ये जो गोली मारी उस बच्ची को, उसकी बात की जाए। लेकिन जब दो, एक मैन और एक वुमेन, जब एक कपल अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, उस चीज में किस हद तक आपको रोकने की ताकत है। तो देखिए भाई सीधी बात है, अगर दो कंसल्टिंग इंडिविजुअल्स शादी करना चाहते हैं तो इंडिया के संविधान के हिसाब से उनको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का लड़का हो चाहे वो किसी भी धर्म की लड़की हो। और हाई कोर्ट का जजमेंट भी यहाँ पे क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है, हाई कोर्ट ऑर्डर मेक्स इट्स क्लियर दैट इट इज नाइदर द प्रोविंस ऑफ द स्टेट नॉर एनी अदर इंडिविजुअल टू इंटरफियर विद द पर्सन्स चॉइस ऑफ पार्टनर और फेथ। मतलब कि ये स्टेट का प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो किसी एक इंडिविजुअल के फेथ के साथ इंटरफियर करे कि आप किससे शादी करोगे और किससे शादी नहीं करोगे। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट किया है पुट्टू स्वामी केस में। पुट्टू स्वामी केस में हाई कोर्ट को, मतलब पुट्टू स्वामी केस को हाई कोर्ट ये कोट करते हुए बोलता है कि इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कंट्रोल वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ इनहेयर्स इन अ राइट टू प्राइवेसी। अगर आप बात करें पुट्टू स्वामी केस की दोस्तों, तो इस पुट्टू स्वामी केस का नाम है जस्टिस केएस पुट्टू स्वामी रिटायर्ड एंड ANR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू प्राइवेसी is protected as fundamental constitutional right under Article 14, 19 and 21 of the Constitution। 2017 के लगभग ये जजमेंट दिया गया था। 9 जज की बेंच ने जजमेंट दिया था, जिसमें जजेस JS खेहर, जे चेलामेश्वर, S.A. बोबड़े, R.K. अग्रवाल, S.A. बोबड़े साहब अभी के लिए चीफ जस्टिस हैं, R.F. नरीमन, AM सप्रे, डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़, S.K. कौल एंड S.A. नजीर। इन सब ने मिल के बोला राइट टू प्राइवेसी is protected as an intrinsic part of the right to life and personal liberty under Article 21 and as a part of the freedoms guaranteed under Part 3 of the Constitution। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो पुराने जजमेंट को ओवररूल कर रहा है। पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या बोलते हैं, कौन से वाले, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड MP शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बोलते हैं कि
फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू प्राइवेसी नहीं आता है। तो एमपी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये दो जजमेंट्स बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू प्राइवेसी नहीं आता। लेकिन ये जो आपका पुट्टू स्वामी सुप्रीम कोर्ट है, इसने बोला कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू प्राइवेसी आता है इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 14, 19 और 21। 9 जज की बेंच ने जजमेंट सुनाया है, बहुत बड़ी बात है। और अगर इस जजमेंट को बदलना है तो 9 जज से ज्यादा की बेंच बनाई जाएगी, और 9 जज से ज्यादा की बेंच ना बननी। तो इसी जजमेंट को कोट करते हुए यहां पे हाई कोर्ट ये बोल रहा है कि एक लेडी अगर किसी आदमी से शादी करती है तो उसको अधिकार है कि वो प्रिजर्व कर सकती है किसको, अपनी डिसीजनल ऑटोनॉमी को। किसी भी मैटर पे वो अपने अधिकार को एक्सरसाइज कर सकती है, चाहे पर्सनल इंटीमेसी हो, चाहे सैंक्टिटी ऑफ फैमिली लाइफ हो, मैरिज, प्रोक्रिएशन, होम, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो जो चाहे वो लड़की कर सकती है, लड़की या लड़का कोई भी। ओके, तो ये बात यहां पे बोली गई है। तो इस पर्टिकुलर केस में दो पेटिशनर्स थे, एक थे सलामत अंसारी और इनकी जो वाइफ है प्रियंका खारवार। इनके खिलाफ एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल हुई, लॉन्च हुई, और उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को स्क्वैश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए, पहली बात तो इस एफआईआर में था क्या, एफआईआर में बहुत सारे क्राइम्स रजिस्टर किए गए थे सलामत अंसारी और प्रियंका खारवार के अगेंस्ट। बोला गया था कि सेक्शन 366 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के अंदर सलामत अंसारी के ऊपर एब्डक्शन ऑफ अ वुमन का चार्ज है और एक इंटेंट है टू कंपल हर टू मैरी अगेंस्ट हर विल। बट यहाँ पे प्रियंका खारवार खुद सामने आई और उन्होंने बोला कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मेरे को किसी ने भी कंपेल नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये पेटिशनर्स यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि हम एडल्ट हैं और हमने अपनी मर्जी से शादी की है अगस्त 2019 में मुस्लिम राइट्स के हिसाब से, और उसके बाद मैंने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे ऑथर यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि पुट्टू स्वामी जजमेंट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी लॉ का वायलेशन नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का लव जिहाद नहीं हुआ है। इस लेडी ने अपनी मर्जी के हिसाब से शादी की और अपना कन्वर्जन किया, और उसको कोई भी रोक नहीं सकता ये करने से। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स तो यही बोलते हैं। सलामत अंसारी और प्रियंका खारवाड़ के इन स्टेटमेंट्स को गवर्नमेंट किस तरीके से रेजिस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट इन सब क्लेम्स को रेजिस्ट कर रहा है। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि देखिए, मिस्टर अंसारी और मिस खारवार की जो पार्टनरशिप है इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है लॉ में, क्योंकि कन्वर्जन इन्होंने शादी के लिए किया है। तो अगर वो सिर्फ शादी के लिए कन्वर्जन कर रहे हैं तो ये गलत है। और गवर्नमेंट यहां पे अपने डिसीजन को किस प्रकार से जस्टिफाई कर रही है, तो गवर्नमेंट अपने डिसीजन को जस्टिफाई कर रही है थ्रू द जजमेंट ऑफ नूरजहां वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नूरजहां वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जजमेंट 2014 का इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने दिया था। और यहां पे हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि कन्वर्जन बाय एन इंडिविजुअल टू इस्लाम was only when it was predicated on a change of heart and on an honest conviction in the tenets of the newly adopted religion. Additionally, the High Court ruled that the burden to prove the validity of a conversion was on party professing the act. यानी कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट की वन जज बेंच क्या बोल रही है कि अगर आप इस्लाम कन्वर्ट कर रहे हो या किसी भी और धर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, किसी भी एक धर्म से, तो जो नया धर्म आप अडॉप्ट कर रहे हो, आप उसके टेनेट्स को, आप उसके प्रिंसिपल्स को होल हार्टेडली मानते हो, उसके अंदर भरोसा रखते हो, और आप ये प्रूव कर सकते हो कि मैं उसको मानता हूं। तो यहां पे इस जजमेंट पे यानी नूरजहां वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट को मानते हुए गवर्नमेंट ने प्रियंका खारवाड़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि आप अगर नया फेथ ले रही हैं तो आप ये प्रूव करिए कि आप इस नए फेथ को मानती हैं और ये कन्वर्जन सिर्फ आपने शादी के लिए नहीं किया है। अभी की जजमेंट में हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि अगर ये लेडी शादी के लिए कन्वर्जन कर रही है तो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ पुट्टू स्वामी केस। तो ये पूरा का पूरा केस है बिना पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किए। जितने भी लीगल प्रेसिडेंट्स है वो मैंने यहां पे आपको बता दिए। आप भी बिना पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किए, क्या किसी भी धर्म के हो, आप केवल लीगल जो जजमेंट्स हैं उन जजमेंट्स के टेक्स्ट को याद रखिएगा अपने नोट्स में। एग्जाम में कहीं सेक्युलरिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या मान लीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा, वैसे आएगा नहीं, ठीक है, तो आप वहां पे कोट कर देना। एमएसपी से रिलेटेड आर्टिकल है, फार्मर्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं पंजाब और हरियाणा, कई बार ये न्यूज आ चुकी, तो ये तो आपको पता ही होगा। और इस प्रोटेस्ट की बेसिक जो वजह बताई जा रही है वो है प्रोक्योरमेंट। अब यहां पे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, यहां पे जो फार्मर यूनियन है वो क्या चाहते हैं कि ये जो 3 फार्म बिल्स लाए हैं इसको पूरी तरीके से वापस ले लिया जाए। सरकार पूरी तरीके से फार्म बिल्स वापस लेने के लिए तैयार है नहीं। सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी इंस्टीट्यूशनलाइज करने और स्टैट्यूटरी करने के फेवर में नहीं है। तो यहां पे फार्मर्स को डर है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ ग्रेन्स को बंद कर दिया जाएगा।
फार्मर बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में हम बर्बाद हो जाएंगे, किसी लायक नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट कह रही कि नहीं भैया लॉन्ग टर्म में आपके सामने ऑप्शंस ज़्यादा आएंगे। तो गवर्नमेंट्स के और फार्मर्स का जो वर्जन है वो यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। फार्मर्स यहाँ पे इतना नाराज है क्यों? सरकार ये बोल रही है कि हमने इन फार्म बिल्स में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि एमएसपी रिजाइम खत्म हो जाएगा। तो फार्मर्स क्यों डर रहे हैं? हम एमएसपी रिजाइम को खत्म नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म्स में फार्मर डर रहे हैं। तो इस चीज को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि इन दो स्टेट्स में फार्मर्स की डर की वजह क्या है। पहली चीज तो ये है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द लाइफलाइन ऑफ दी स्टेट्स। खासकर पंजाब और हरियाणा की अगर आप बात करो, यहाँ पे जो फार्मर्स है ना, दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड एश्योर्ड प्राइस थ्रू एमएसपी। इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। 88% of the paddy production and 70% of the wheat production in पंजाब एंड हरियाणा किस किस साल में? 2017 में और 2017-18, 18-19 में पब्लिक प्रोक्योरमेंट के थ्रू लिया गया है। इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है फूड ग्रेन्स बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको इन जगहों पे, इन लिंक्स पे ये रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो भैया 88% चावल की प्रोडक्शन, 70% गेहूं की प्रोडक्शन 2017-18 और 2018-19 में रिस्पेक्टिवली ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट के थ्रू हुई है। और पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू इस सामान को खरीदा गया। तो अब जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट के थ्रू इतना बड़ा हिस्सा खरीदा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात आप ये कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा फार्मर्स का तबका इन स्टेट्स में डिपेंडेंट है किसके ऊपर? एमएसपी के ऊपर। वहीं पे अगर आप इस डाटा को कुछ दूसरे पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट से कंपेयर करिए, तो आंध्र प्रदेश से कंपेयर करिए, तेलंगाना से करिए, उड़ीसा से करिए, उत्तर प्रदेश से करिए, तो केवल 44% ऑफ द राइस इन दीज स्टेट्स इज बीइंग प्रोक्योर्ड थ्रू पब्लिक एजेंसीज। जो जहां पे 88% चावल पंजाब और हरियाणा में एमएसपी के थ्रू खरीदा जा रहा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में केवल 44% चावल इन पब्लिक एजेंसीज एमएसपी के थ्रू खरीदा जा रहा है। उसी तरीके से देखा जाए जो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहां पे केवल 23% वीट, गेहूं पब्लिक एजेंसी के थ्रू खरीदा जा रहा है। तो अगर आप पंजाब और हरियाणा के अलावा बाकी स्टेट्स देखते हो, तो बाकी स्टेट्स बहुत ज्यादा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एमएसपी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में खासकर राइस और गेहूं, जो कि दो मेजर क्रॉप्स हैं, वहां पे लोग बहुत हद तक एमएसपी और पब्लिक प्रोक्योरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये इनकी लाइफलाइन है और इसीलिए ये फार्मर्स इतना बवाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एमएसपी या पीडीएस को किसी भी प्रकार से तोड़ते हो, ये सड़कों पे आ जाएंगे और ऐसा इन फार्मर्स को लग रहा है। इसलिए वो बिल्कुल ही खड़े हो गए हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और कई जगहों पे तो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो अगली भी हो गए, पुलिस से सीधे सीधे झड़प सी हो गई है। ओके, तो ये तो हो गए फार्मर्स के एंड की बात। गवर्नमेंट के एंड की बात देखी जाए तो क्या गवर्नमेंट को एमएसपी की जरूरत है? देखिए, गवर्नमेंट को भी एमएसपी की जरूरत है। जितना पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को प्रोक्योरमेंट की जरूरत है, उतना ही गवर्नमेंट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत से ऑब्लिगेशंस ले रखे हैं अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। गवर्नमेंट ने बहुत से ऑब्लिगेशंस ले रखे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर देश के 80 करोड़ बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड हैं, और अभी माइग्रेंट क्राइसिस के बाद एक एडिशनल 8 करोड़ माइग्रेंट्स को भी पीडीएस दिया जा रहा है। मतलब ये 8 करोड़ माइग्रेंट्स, नो मैटर वो किस स्टेट के, किसी और स्टेट में भी जाके वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्रॉप ले सकते हैं। तो पूरे देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाने के लिए, इन माइग्रेंट्स को क्रॉप्स देने के लिए, एनएफएसए के बेनिफिशियरीज को खाना देने के लिए अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ग्रेन चाहिए। किसको? सरकार को। और सरकार को ये अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ग्रेन्स मिल सकती है इन दो स्टेट से। पिछले 3 सालों का डाटा देखा जाए तो 40% ऑफ द टोटल पैडी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ओके, जो कि है लगभग 45 मिलियन टन, ये पब्लिक एजेंसी ने की है। एंड 32% ऑफ द व्हीट प्रोडक्शन यानी 34 मिलियन टन ये पब्लिक एजेंसी ने की है। किसके थ्रू? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। तो मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू लास्ट 3 सालों में 40% चावल और 32% गेहूं सरकार ने खरीदा है। और ऑब्वियस बात है, सरकार ने इन सब चीजों को कहां लगाया है? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लगाने में लगाया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग अलग स्टेट्स में चलता है, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए लगाया है। अब तो माइग्रेंट को भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बोला यह जाता है कि जितना एमएसपी की, जितना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जरूरत इन फार्मर्स को है, उतना ही सरकार को भी है। ठीक है, तो सरकार को इतने जो प्रोग्राम चलाने हैं, कल की डेट में अगर प्राइवेट मंडी आ जाती है और प्राइवेट मंडी में अगर प्राइवेट प्लेयर्स एमएसपी पे प्रोक्योर नहीं करते हैं, तो सरकार के पास भी गेहूं की कमी हो सकती है। वो अलग बात है कि सरकार उन प्राइवेट मंडियों पे भी जाके एमएसपी पे चीजें खरीद सकती है। देखिए, सरकार तो वेल एंड गुड है, सरकार को जितना
उसका कोटा चाहिए ग्रेन्स का, वो तो खरीद ही लेगी जाके प्राइवेट मंडी से। लेकिन फार्मर्स को इस बात का डर है कि सरकार के खरीदने के बाद जो बचा हुआ गेहूं बचेगा, वो गेहूं ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो एमएसपी से बहुत कम में खरीदेंगे। फिर आगे यहां पे कुछ और डाटा दिया जा रहा है। दिस ईयर ड्यू टू ऑनसेट ऑफ द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड द माइग्रेंट क्राइसिस द गवर्नमेंट हैज ईयरमार्क्ड मच लार्जर क्वांटिटीज अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही बात है। तो कोरोना वायरस के आने के बाद बहुत ज्यादा गेहूं धान पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टन्स के थ्रू बेचा गया है। तो 58 मिलियन टन राइस बांटा गया है और 37 मिलियन टन वीट बांटा गया है। लगभग देश का आधा राइस प्रोडक्शन 49% राइस प्रोडक्शन एंड 35% वीट प्रोडक्शन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सीट ये सिस्टम के थ्रू बांटा गया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर इतना मेजर ग्रेन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू बांट रही है तो गवर्नमेंट को आगे आने वाले समय में खरीदना पड़ेगा और गवर्नमेंट ओपन मार्केट में ये नहीं खरीद पाएगी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आएगी। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं दोस्तों गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो सबकी बाप है। वो कल की डेट में अगर किसी चीज की उसको जरूरत होगी ना तो वो खरीद ही लेगी। यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि भाई अगर ओपन मार्केट्स खुलते हैं, प्राइवेट मंडियां खुलती हैं, तो प्राइवेट मंडियों में कॉर्पोरेट्स डोमिनेंट होंगे और जब कॉर्पोरेट्स डोमिनेंट होंगे वो कॉर्पोरेट सरकार को भी महंगे दाम पे बेचेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, इन प्राइवेट मंडियों में भी सरकार जाके चाहे तो सीधे सीधे फार्मर से खरीद सकती है। लेकिन ये जरूर है कि चूंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अमेंडमेंट के थ्रू एसेंशियल कमोडिटीज को अब होल्ड किया जा सकता है एक लिमिट से ज्यादा, तो लार्ज स्केल होल्डिंग होगी। लार्ज स्केल होल्डिंग के चलते जो क्रॉप्स हैं उनके दाम ऊपर जा सकते हैं। प्राइवेट मंडियों में प्राइवेट प्लेयर्स के कॉमर्शियल इंटरेस्ट ऊपर जा सकते हैं। तो सरकार का तो ये बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, लेकिन आम आदमी आम किसान का बेवकूफ ये जरूर बना सकते हैं। तो एंड करते हुए तो ऑथर बस यही बोल रहे हैं कि भैया देखिए सरकार के जो जेन्युइन कंसर्न फार्मर्स के जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको शांत करने की जरूरत है, उनको एले करने की जरूरत है। जरूरी है कि सरकार फार्मर्स के कंसर्न्स को सुने, सरकार एमएसपी प्रोक्योरमेंट सिस्टम को लागू रखे, हो सके तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करे। कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री कर रहे हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर भी कुछ लिमिटेशन लगाई जानी जरूरी है। एपीएमसी को एकदम से साइड कर देना सही नहीं है। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बोल रहे हैं ऑथर। अब ये जो डेडलॉक लगा हुआ है सरकार के और फार्मर्स के बीच में, ये कब तक सही होगा इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो प्रोटेस्ट जारी है। सरकार ने आज एक और न्यूज आई है जिसको मैं करंट में कवर करूंगा, देखते हैं क्या होता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। टाइमिंग इट राइट ऑन रीओपनिंग स्कूल्स, इट इज रीजनेबल टू प्लान फॉर स्कूल एग्जाम्स इन समर इफ प्रोग्रेस ऑन कोविड-19 होल्ड्स। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देखिए वैक्सीन ऑप्टिमिज्म है, सबको लग रहा है कि वैक्सीन आ जाएगी। जब वैक्सीन ऑप्टिमिज्म है तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सीबीएसई और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो लोग बैठे हैं उनको लग रहा है कि चलो भाई आगे आने वाले समय में जो पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं जैसे सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम्स, आईसीएसई की बोर्ड एग्जाम्स, ये ट्रेडिशनल पेन और पेपर मोड में हो जाएंगे। अभी होंगे कि नहीं होंगे ये तो नहीं पता, बट एक ऑप्टिमिज्म तो है कि वैक्सीन आ जाएगी तो बीमारी थोड़ी कम हो जाएगी तो हम एग्जाम करा सकते हैं। सीबीएसई की बात की जाए, सेकेंडरी लेवल पे सीबीएसई के अंदर 20,000 स्कूल्स हैं। ओके, बहुत तगड़े रिटर्न मोड टेस्ट होते हैं सालाना बेसिस पे। कहीं ना कहीं पैंडेमिक के चलते सीबीएसई का जो एकेडमिक शेड्यूल है, ईयरली कैलेंडर है, वो डिस्टर्ब हो गया है। 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम में। किसके अंदर? सीबीएसई के अंदर। जो एक्सपैट्रिएट्स है, एक्सपैट्रिएट्स यानी बाकी देशों के जो एम्बेसडर्स आके इंडिया में काम कर रहे हैं, उनके बच्चे भी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूलों में ही पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सीबीएसई बोर्ड है ना, दिस इज बेल वेदर फॉर एकेडमिक शेड्यूल्स। यानी सीबीएसई का शेड्यूल बिगड़ा तो पूरे देश में जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं उनका शेड्यूल बिगड़ जाएगा। अब 2020 के समय पे तो थोड़े किस्मत वाले रहे। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लगा 25 या 23 मार्च के लगभग। 2020 के जो सीबीएसई के एग्जाम्स थे वो मिड फरवरी में ही हो गए थे। ठीक है, तो आराम से एग्जाम हो गए। उसके बाद नेशनल लॉकडाउन लगा तो चीजें प्रॉब्लमेटिक उतनी हुई नहीं। स्टेट बोर्ड्स का हालत थोड़ी खराब चल रही है। स्टेट बोर्ड्स ने अब तक ये अनाउंस नहीं किया है कि वो अपने अगले एग्जाम्स कब करवाएंगे। देखिए, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करता है और स्टेट बोर्ड स्टेट के अंदर काम करते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कोरोना वायरस बहुत फैला है, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र। और गुजरात और महाराष्ट्र ये सोच रहे हैं कि जो अगले साल के मतलब इस 2000 आने वाले 21 में जो फाइनल बोर्ड ईयर एग्जाम होते हैं, इनको हम फाइनली पोस्टपोन ही कर देते हैं। कुछ जगह पे तो ये भी सुनने में आया कि इसको कैंसिल कर देते हैं और पिछले असेसमेंट के हिसाब से इनको पास कर देते हैं। फिर ओवरऑल एकेडमिक एक्टिविटी का बहुत नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे
काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने अलग अलग राज्य की सरकारों से ये अपील की है कि कम से कम क्लास 10th और क्लास 12th की तो आप क्लासेस होने दीजिए, इनकी क्लासेस भी नहीं होंगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इन सब चीज़ों के साथ एक और बहुत बड़ा कंसर्न है कि तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में 2021 में इलेक्शन होने वाले हैं और वेस्ट बंगाल केरला में भी होने वाले हैं, और इन इलेक्शंस के समय पे ही एग्जामिनेशन शेड्यूल भी क्लैश हो रहा है। तो एक तो कोरोना वायरस, ऊपर से इलेक्शंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से बच्चों के एग्जाम। तो ये जो तीनों कंबाइंड एक आपके सामने चैलेंज उभर के आ रहा है, ये चैलेंज लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। तब आप बोलोगे कि रिटन बोर्ड एग्जाम कराना क्यों जरूरी है। देखिए, रिटन बोर्ड एग्जाम कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश में ना टेक्नोलॉजी डेफिसिट बहुत है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी के आधार पर एग्जाम कराने लगे तो एसिमेट्रिकल एक्सेस हो जाएगा। भैया, कुछ लोगों के पास इंटरनेट और कंप्यूटर होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए आज भी इंटरनेट और कंप्यूटर एक लग्जरी है। तो इन दोनों लोगों के बीच में एक इक्वलिटी बनी रहे, इसलिए बहुत जरूरी है कि रिटन बोर्ड एग्जाम हो। क्योंकि रिटन बोर्ड एग्जाम में हर पर्सन को इक्वली ये मौका मिलता है कि वो अपनी काबिलियत दिखा सके। इसलिए कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड भी ये चाहता है कि रिटन बोर्ड एग्जाम हो। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर क्या है कि सिलेबस को काफी हद तक कम कर दिया गया है और एग्जामिनेशन शेड्यूल्स को मार्च के आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिल गया पढ़ने का और सिलेबस भी उनका कम है, तो वो अपनी पढ़ाई को बहुत आराम से घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि हम पढ़ें, एग्जाम क्या देंगे जब हमने कुछ पढ़ाई ही नहीं की है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये बोला जा रहा है कि वैक्सीन आना बहुत जरूरी है। अगर वैक्सीन आ जाती है तो टीचर्स और स्टूडेंट्स को इम्यूनाइज किया जा सकता है, वैक्सीन एडमिनिस्टर कराई जा सकती है और आगे के एकेडमिक टाइम टेबल को सही तरीके से चलाया जा सकता है। कभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो नहीं पता है, बट कहीं ना कहीं सीबीएसई एक मिशन मोड में इस एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की कोशिश तो जरूर करेगा। अभी करा पाता है या नहीं करा पाता है ये एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, फिर अब चलते हैं एक अगले आर्टिकल पे अपने। अब मोरल बूस्ट फॉर पुलिस पर्सन्स, दोज हु हैव मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द पैंडेमिक शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर एफर्ट्स। देखिए, अर्ली मई में एक खबर आई, एक 32 साल के कांस्टेबल थे मिस्टर अमित कुमार। ये कोविड-19 की पहली कैजुअलिटी थी, इनकी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने इनको सही समय पे एडमिट करने से मना कर दिया। अब तक 6,405 पर्सनल्स को दिल्ली पुलिस में कोविड-19 हो चुका है, जिसमें से 23 की जानें भी जा चुकी हैं। ये डाटा है नवंबर 14 तक का। अप्रैल में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर इकराम हुसैन साहब, इनकी भी मृत्यु हो गई। कोविड-19 से लड़ते लड़ते इन्होंने भी अपनी जान दे दी। तो ये जो हमारे सीआरपीएफ के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, इन्होंने कोविड-19 से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। उसके बाद 30% आपके सीएपीएफ के बटालियन के ये आप इनको क्वारंटाइन किया गया। मतलब मिस्टर इकराम हुसैन के मरने के बाद इन्हीं की बटालियन की 30% को क्वारंटाइन किया गया। पटियाला में, पंजाब में 12 अप्रैल को जब लॉकडाउन इन्फोर्स किया जा रहा था, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह जो कि पुलिस में थे, ये अपना काम कर रहे थे, लॉकडाउन को इम्पोज कर रहे थे, इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस थे, लेकिन लोगों को नीचे इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आए। एक ग्रुप आया निहंग 6 का और उन्होंने मिस्टर सिंह का एक हाथी काट दिया। ये तो सही समय पे सर्जन्स पहुंच गए और उन्होंने उनके हाथ को जोड़ दिया। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे ये जो जवान है ये कितनी मुसीबतों से अपना काम करते हैं। इनको गालियां देना बहुत आसान है कि ये घूसखोर है, पैसे मांगते हैं, बट ये ऑन ग्राउंड कितना काम कर रहे हैं। हालांकि घूसखोरी का इल्जाम केवल पुलिस वालों के अगेंस्ट लगाया जाता है, कभी सीएपीएफ के जवानों के अगेंस्ट नहीं लगाया जाता। लेकिन इन सब बातों से एक बात तो डेफिनेटली पता चल रही है कि हेल्थ वर्कर्स के अलावा हमारे जो पुलिसमैन हैं उनके ऊपर भी कोविड-19 बहुत भारी पड़ा है, क्योंकि उनकी ड्यूटी का नेचर ही ऐसा है, उनको पब्लिक के साथ इंटरैक्ट करना ही है। और कोविड-19 से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या बताया गया? भाई फिजिकल डिस्टेंसिंग करो, लोगों से कम मिलो, दूर रहो। तो सोशल गैदरिंग्स ही बंद करने की अपील की बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कि मत मिलिए भैया, फैल जाएगा कोविड-19। तो ऐसे केसेस में इन पुलिस वालों के पास, इन सीएपीएफ के जो वर्कर्स हैं, इनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये अपने आप को क्वारंटाइन करें। इनको तो पब्लिक से मिलना ही है, क्योंकि इनको पब्लिक गैदरिंग को रोकना है। इसीलिए इतने पुलिस वालों को अब तक कोरोना वायरस हो चुका है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इनफैक्ट उनके होने से उनके घर वालों को भी हो चुका है और बहुत सारे उनके घर वाले भी सफर किए हैं। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के हिसाब से 1.5 लाख पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के पर्सनल्स को कोविड-19 हो चुका है और लगभग 900 से ज्यादा की जानें जा चुकी हैं। ये एक बड़ा डाटा है।
कर्नाटका के डाटा की बात की जाए तो कर्नाटका में 2 नवंबर तक का डाटा दिखा चुका है कि 9,348 पुलिस पर्सनल्स हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, जिसमें से 31 की मृत्यु हो चुकी है। आसाम में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक 4,679 पुलिस पर्सनल्स हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, जिसमें से 23 की मृत्यु हो चुकी है। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने रिकॉर्ड किया है 13,000 केसेस हो चुके हैं कोविड-19 के टिल अक्टूबर, जिसमें से 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 6 नवंबर तक उत्तर प्रदेश पुलिस में 7 मौतें हो चुकी हैं, 567 पर्सन पॉजिटिव हो चुके हैं। गोवा पुलिस की हालत और खराब है। गोवा ने बीच में अपना टूरिज्म खोल दिया। पहले तो गोवा में आप एंट्री मारोगे तो कोरोना का टेस्ट मैंडेटरी था, बाद में उन्होंने टेस्ट बंद कर दिया। भीड़ की तादाद में लोग गोवा जाने लगे क्योंकि कहीं और जाने को नहीं मिल रहा था। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो गया। इस प्रोसेस में गोवा के 900 पर्सनल्स को कोविड-19 हो गया और वहां की जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है मुकेश कुमार मीना, उनको भी कोविड-19 हो गया। मिजोरम में 11 पुलिसमैन और 3 आसाम राइफल्स के पर्सनल्स को कोविड-19 हो गया और ये जो लिस्ट है ये जाती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो कोविड-19 से कहीं ना कहीं हमारे जो पुलिस पर्सन हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि उनको पुलिस स्टेशन पे रहना पड़ता है, प्रोटोकॉल्स को इन्फोर्स करना पड़ता है। जब माइग्रेंट क्राइसिस हुई तो माइग्रेंट्स को स्टेट छोड़ना है तो वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएंगे, तो पुलिस स्टेशन में जाके कराएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंटरनेट ऑपरेट नहीं कर पाते। अब जब किसी पुलिस वाले को या किसी सीएपीएफ वाले को कोविड-19 हो जाता है तो वो क्वारंटाइन हो जाता है, तो ओवरऑल जो उनकी ऑलरेडी कम फोर्स थी वो और कम हो जाती है। तो जो लोग कोविड-19 के चलते क्वारंटाइन हो गए उनका काम भी उन बचे हुए पुलिस वालों को करना पड़ता है, तो आवर्स ऑफ वर्किंग बढ़ गए। तो ओवरऑल पुलिस वालों की हालत बहुत खराब है। क्या इनको कंपनसेशन दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया है उन फैमिलीज को। वो 50 मुंबई पुलिस में जिन्होंने अपनी जानें दे दी, उनकी फैमिलीज को 50 लाख का कंपनसेशन दिया गया, जो कि कोविड-19 से लड़ते लड़ते उनकी जान चली गई। स्टेट पुलिस ने 10 लाख का कंपनसेशन दिया है। इंश्योरेंस से 2-3 लाख रुपए और निकला है। अमित कुमार जी जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी फैमिली को, दिल्ली पुलिस के थे ये, सबसे पहला जो हमारी फैकल्टी थी कोविड-19 की, उनको 1 करोड़ का कंपनसेशन मिला है। 10 लाख का कंपनसेशन दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी फंड को मिला। अब ये कंपनसेशन हर चीज को कंपनसेट नहीं कर सकता दोस्तों। एक ह्यूमन लाइफ को कितना भी पैसा कभी भी कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। तो पुलिस और पैरामिलिट्री पर्सनल्स का जो रोल रहा है कोविड-19 को, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये वो तबका है हमारी सोसाइटी का जिसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, खासकर पुलिस। लेकिन इसी पुलिस ने पैंडेमिक के दौरान अपनी जानों को रिस्क में डाला, अपने किथ और किन को रिस्क में डाला। कई लोग तो अपनी फैमिली से मिले ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि उनको तो कोविड-19 हो ही सकता है, तो वो अपने घर जाते ही नहीं थे, कहीं और जाके रहते थे जब वो ड्यूटी कर रहे थे। और साथ साथ कोविड-19 की हैंडलिंग के दौरान जिन जिन को प्रॉब्लम हुई है, कहीं ना कहीं उनको मेडल भी देने चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी ड्यूटी करते वक्त शहीद होते हो और अगर आपको मेडल मिलता है तो जाके जो बाकी पुलिस फोर्सेस है ना, पर्सनल है ना, उनको एक इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई चलो हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इनको हेल्थ कवर, मेडिकल कवर मिलना चाहिए पुलिस वालों को, सीएपीएफ को। ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे एमपी नथनएल जी करने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, रिटायर हो चुके हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के। तो ये था आज का आर्टिकल दोस्तों। आई होप आपको सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।